हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी हमने शुरू की थी। उसी के क्रम में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां परिवहन एवं संचार। आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बस्तियां किसे कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सरल एक डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी ने दी है, उसको देखेंगे। बस्तियां या बसाव स्थान क्या होते हैं? वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या होती हैं? जिस स्थान पर हम लोग रहना पसंद करते हैं उसके लिए हमारे रहने के अनुकूल जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी एनसीईआरटी हमें बताती है। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी हमारे बस्तियों के लिए होनी चाहिए। देखते हैं बस्तियां किसे कहते हैं। वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं बस्तियां कहलाती हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तब उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जब उन्होंने स्थायी घर बनाना शुरू नहीं किया था, फसलें उगाना शुरू नहीं किया था, इससे पहले जो प्रारंभिक मनुष्य था वो शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता था, तब उनकी जो बस्तियां थीं वो अस्थायी थीं। लेकिन जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया तब उनको एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए उन्होंने स्थायी घर बनाना शुरू किया। बस्तियों का विकास कहाँ पर हुआ? नदी घाटियों के निकट हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता था एवं वहाँ पर उपजाऊ भूमि भी थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगीं एवं सभ्यता का विकास हुआ। जैसे सिंधु, टिग्रिस, नील, हुआंगहो नदियों के किनारे भी बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है, ये आपने पढ़ा होगा। अब आपने ये देखा यहाँ पर नील नदी का नाम आया। नील नदी हमको कहाँ पर मिलती है? अफ्रीका में मिलेगी। अफ्रीका में नील नदी, पहले यहाँ पे ये सफ़ेद नील निकलती है और यहाँ से ये जाती है नीली नील। दोनों ये खार्तूम, सूडान के खार्तूम में मिलकर के नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। याद रखना, इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा और हमको याद भी होता जाएगा। बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। कैसी? स्थायी और अस्थायी। अस्थायी बस्तियां वे होती हैं जो कुछ समय के लिए ही बनाई जाती हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि मतलब झूमिंग कृषि करते हैं एवं ऋतु प्रवास करते। ऋतु प्रवास क्या? ऋतु के अनुसार अपने स्थान को बदलते रहते हैं। ऋतु के अनुसार वो अपना आवागमन करते हैं, इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज हमको कैसी देखने को मिलती हैं? स्थायी मिलती हैं, जहां पर के लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि मेरी का जन्मदिन था, उसने केक काटने के लिए अपने मित्रों को बुलाया। ये हम सब नहीं पढ़ेंगे, हम इसके नीचे देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब इस लड़की का जन्मदिन था तो वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत थोड़ी देर से पहुँच रहे थे। क्यों? क्योंकि शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि यातायात और जाम क्यों होता है। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी के जो पिता थे थॉमस, उन्होंने कहा, मेरी ने उनसे पूछा था तब लोग शहर क्यों आते हैं? तो क्यों आते हैं शहर? अपनी नौकरी की तलाश में, अपनी रोजी रोटी की तलाश में। गांवों से लोग आजकल शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, शहरों में जनसंख्या बढ़ती है। और जब जनसंख्या बढ़ती है शहरों में तो उनके रहने के लिए आवास उनको नहीं मिल पाते, तो वहाँ पर वो गंदी बस्तियाँ में रहने लगते हैं, वहाँ पर अपना निवास करते हैं और उन बस्तियों में वो अवैध रूप से अपना कब्जा भी कर लेते हैं। देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? ये थॉमस, ये लड़की पूछ रही है तो उसके पिता हैं थॉमस, वो कहते हैं यही कारण है कि अत्यधिक जनसंख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। तभी वहाँ पर एक लड़का था, प्रसाद नाम का, उसने कहा कि हमारे गांव में तो बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं हॉस्पिटल्स यानी अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा है। इससे हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर दो तरीके की बस्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ग्रामीण और शहरी। ऊपर देखेंगे इन दोनों बच्चों की बातों से हमें पता चला कि यहाँ पर दो बस्तियों का जिक्र हो रहा है, एक है ग्रामीण और दूसरी शहरी।
गांव यानी ग्रामीण बस्ती होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन यानी पास पास भी बसी हो सकती है या प्रकीर्ण भी हो सकती है, यानी दूर दूर भी उसमें घर हो सकते हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं, जैसे कि पर्वतों पर, ये पहाड़ों पर आपने देखा होगा, ये डायग्राम में दिखाया भी गया है, पहाड़ों का चित्र है। यहाँ पे देखिए बस्तियाँ कैसे बसी हुई हैं, दूर दूर बसी हुई हैं। जबकि मैदानी इलाके जो होते हैं उसमें क्या होती हैं, बस्तियां पास पास बसी होती हैं। देखेंगे इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जहां ज़्यादा वर्षा होती है वहां पर छतें कैसी होती हैं, ढाल वाली होती हैं, जिससे कि पानी का जमाव वहां पर ना हो। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। मतलब ये देखिए, जैसे कि असम की जगह पे भी जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पर भी लोग बम्बू के नीचे उसका सपोर्ट दे करके ऊंचाई पर घर बनाते हैं, जिससे कि घरों में पानी नहीं जाए। ये सारे सवाल CTET में बहुत पूछे जाते हैं, इनको क्या है थोड़ा गौर से पढ़िएगा। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख मतलब कीचड़, चिकनी मिट्टी, तृण मतलब पत्ते आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों, शहरों के नाम लिखिए। ये क्लास 7 के बच्चे से कहा जा रहा है। अब परिवहन देखते हैं, परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं। परिवहन के कितने साधन होते हैं? रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है, जल मार्ग है। ये सारे क्या हैं? परिवहन के साधन ही तो हैं। परिवहन क्या होता है? लोगों का एवं सामान का एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना क्या है? वो परिवहन है। देखते हैं, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में ज़्यादा समय लगता था। उस समय लोग कैसे यात्रा करते थे? पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। पहिए की खोज होने के बाद में लोग अपने, जो आदि मानव था वो अपने सामान को पहियों पर रख करके उसको लुढ़का कर लेकर जाता था। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ और हमने परिवहन के साधनों का भी विकास किया है। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग भी करते हैं। ये बर्फ़ के घर दिखाए जा रहे हैं। बर्फ़ के घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहते हैं। ये बर्फ़ वाले जो इलाका होता है वहाँ पर बनाए जाते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है। बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत, देखिए यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट मिल गया, क्या है? एंडीज पर्वत। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में है। यहाँ पर जो अफ्रीका है उसके एंडीज पर्वत के क्षेत्र में जो लामा का उपयोग है उसी तरीके से होता है जैसे हमारे यहाँ पर गधे, खच्चर, ऊंट या बैल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सामान को ढोने के लिए किया जाता है। जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के जो व्यापारी थे जो भारत आते थे, उनको भारत में आने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता था। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्गों से भारत आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को तेज बना दिया, द्रुत बना दिया, मतलब तेज बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। हमने तकनीकी को विकसित करने के साथ साथ परिवहन के जो साधन हैं इनका निर्माण तो किया। इससे हमारे समय, ऊर्जा की बचत होती है, लेकिन इससे प्रदूषण भी बहुत होता है। इसलिए हमें अगर छोटी छोटी दूरियों को तय करना है, कम दूरी पर जाना है, तो हमको साइकिल का उपयोग भी करना चाहिए और पैदल भी चलना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी ठीक रहता है और प्रदूषण भी कम होता है। आजकल लोग अपने शरीर को बनाने के लिए जिम तो जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ दूर पैदल नहीं चल सकते, ना ही वो साइकिल चला सकते। परिवहन के 4 मुख्य साधन होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। कम दूरी, अब हम देखेंगे सड़क मार्ग क्या है। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क मार्ग होता है। सड़कें 2 तरीके की होती हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। पक्की सड़कें हमको शहरों में मिल जाएंगी और कच्ची सड़कें हमको गाँव में देखने मिलती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलों, वनों, ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी हमको सड़कें बनी हुई मिलती हैं। हिमालय पर्वत पर जो मनाली लेह रेल राजमार्ग है, कौन सा? हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। इसको नोट करना है। भूमिगत सड़कों को, यानी जो भूमिगत मार्ग होते हैं उनको क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं। जो फ्लाईओवर होते हैं वो ऊंचाई पर, मतलब उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं।
भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किसको कहते हैं? जो दिल्ली से शुरू होता है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक ये जाता है, इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कहते हैं। अब रेल मार्ग के बारे में देखेंगे। इससे पहले ये कॉलम में देख लेंगे। ज्वाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? समुद्र तल से 5072 मीटर है। रेल मार्ग के बारे में देखेंगे। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। जो हमारी रेल हैं ये कैसे चलती हैं? बहुत तीव्रता से चलती हैं और कम खर्च में, इसमें खर्च कम लगता है और ये भारी सामान को ढोने का कार्य इससे हो जाता है। हम अपना भारी भारी सामान लेकर के इससे यात्रा आसानी से कर सकते हैं। वाष्प यानी भाप के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। वाष्प के भाप के इंजन का खोज किसने की थी? जेम्स वॉट ने की थी क्या? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तीव्र हो गई है। जैसे वंदे भारत है, इनकी क्या है? सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, इनसे क्या हो गई है? परिवहन की गति तेज हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हुआ है, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। ये एशिया में सबसे बड़ा है। जो रेल मार्ग है भारत में वो एशिया में सबसे बड़ा है। देखिए है सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, ये अक्सर पूछा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये हमें पश्चिमी रूस में मिलेगा। सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होते हुए कहाँ तक ये जाता है? व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। जल मार्ग ये पूछा गया है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ये जूनियर एडिट में पूछा भी जा चुका है। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा एक ही मकसद है कि हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसको समझते हुए चलें। एनसीईआरटी में क्या होता है कि हमारी समझ बहुत डेवलप होती है, अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, कौन से हैं? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में हमें रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये हमको मिल जाएंगे। पत्तनों के नाम है ये। विश्व के कुछ और पत्तन के नाम भी आप बता सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा चित्र भी दिखाया गया है इसमें। आगे चलेंगे वायु मार्ग। ये हमारा कैसे है? सबसे तीव्र, मतलब सबसे तेजी से चलता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। कौन सा? वायु मार्ग। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा है। देखिए बताया था ना, सबसे महंगा हमारा कौन सा है? वायु मार्ग। ये तो अंडरस्टूड है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान को कुप्रभावित करता, मतलब तूफान या कोहरे की जो दशाएं होती हैं उसमें हम वायु मार्ग के द्वारा अपना जो यातायात के द्वारा जो भी हम अपना सफ़र करते हैं वो थोड़ा प्रभावित होता है। ये यातायात का अकेला ऐसा साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं होते हैं। हेलीकॉप्टर अगम्य, जहां पर जाया नहीं जा सकता है, मतलब साइकिल से, ट्रेन से, बस से नहीं जाया जा सकता, वहाँ पर भी संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, उनके भोजन, जल, कपड़े आदि बांटने के लिए भी इसका बहुत उपयोग किया जा सकता है आसानी से। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। संचार देखते हैं, संचार किसे कहते हैं? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना ही संचार होता है, लेकिन इसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे होते हैं। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के विकास
संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग भी होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। जैसे सैटेलाइट से संचार में क्या आई है? तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट को आरक्षित भी करवा सकते हैं, यानी अपना टिकट रिजर्व कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद यानी बहुत बड़े विश्व समाज के रूप में हम विकसित हो रहे हैं। ये देखिए, ये संचार के साधन हैं या हमारे वायु मार्ग, ये सबका एक डायग्राम भी दिखाया गया है। इसकी कोशिश की गई है हवाई पत्तन, वायु मार्ग और जल मार्गों को दिखाने की। देखिए, ये जो हमें एक पॉइंट दिख रहा है, ये सारे क्या हैं? हमारे समुद्र और हवाई पत्तन है। कहाँ पर है? बगोटा, दक्षिण अमेरिका में देखेंगे। क्यूटो, लीमा है, सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ीलिया, रियो डी जेनेरियो, ये सारे हमको दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। उत्तरी अमेरिका में हमको मिल जाएगा फेयरबक्स, ये ऊपर देखिए, ये हैं। विनीपेग है, बोस्टन, न्यूयॉर्क, डल्लास, मैक्सिको, ये हमें उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे। अफ्रीका में डकार है, जिब्राल्टर मिलेगा, डरबन है, केप टाउन है, नैरोबी केन्या में है, अदन की खाड़ी है, जेद्दा, ये सारे हमको इधर अफ्रीका और अफ्रीका से जुड़े हुए देशों में मिल जाएंगे। इनको आप मैपिंग करने की आदत डालती रहिए। मैप देखिए और उसमें इनको सारे देशों के नाम देखते चलिए। ये बहुत ईजी होता है, ये अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम में, तो हमें वहाँ पर करने में थोड़ा ईजी रहेगा। अब देखिए, अपने अभ्यास की तरफ चलते हैं। अभ्यास करने का एक ही मतलब होता है, जो हमने पढ़ा है उसी का रिवीजन हो जाता है इससे। परिवहन के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। बस्ती क्या होते हैं? जहाँ पर हम अपने घर बनाकर रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, उसको बस्ती कहते हैं। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा था मत्स्य पालन, पशुपालन और भी बहुत सारे होते हैं, कृषि करना, ये सारे क्या हैं? ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप होते हैं। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में पूछ रहा है। इसमें क्या होता है? ये सस्ता भी होता है, सबसे सस्ता नहीं है, सबसे सस्ता जल मार्ग है, सस्ता होता है और ये तीव्र गति से हम इसमें यातायात अपनी यात्रा को कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें? हम भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर भी जा सकते हैं। संचार किसे कहते हैं? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना ही संचार होता है। जनसंपर्क माध्यम यानी संचार के माध्यम कौन से होते हैं? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आदि होते हैं। अब ये सही का इसमें चिन्हित करना है, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक, मेज़, ये तो हमारे हैं, लेकिन मेज़ हमारा संचार का साधन नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण जो भूमि के अंदर होता है? फ्लाईओवर नहीं, एक्सप्रेसवे नहीं, सबवे। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन सबसे उपयुक्त होता है? किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए जहाज, रेलगाड़ी, कार। क्या रेलगाड़ी और कार से जाना आसान होता है? नहीं। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए जहाज हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? ओबियसली साइकिल है, जो हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है और क्या करता है? प्रदूषण भी नहीं करता है। इनका मिलान करना है। इंटरनेट, ये एक संचार का एक साधन होता है। नहर मार्ग क्या है? सिल्ट पर मकान, मतलब जहाँ पर नहर है वहाँ पर आसपास पानी जमा रहता है, तो बेस ऊपर उसका बेस बना करके, सिल्ट बना करके ऊपर हम घर बना सकते हैं। नगरीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? नगरीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, ये नगरीय क्षेत्र होते हैं। सघन बस्तियाँ कौन सी होती हैं? आसपास निर्मित घरों वाले जो क्षेत्र होते हैं वे सघन बस्तियाँ हमारी कहलाती हैं। आज की क्लास में इतना ही है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसको रिवीजन करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।